एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योग्राफी पर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम बात करने जा रहे हैं ओशन सर्कुलेशन की। देखिए, ओशन सर्कुलेशन यानी समुद्र में होने वाला जो साइक्लिक सर्कुलेटरी प्रोसेस है वो किस प्रकार से अगर करता है। अब अगर ओशन सर्कुलेशन को समझने की बात करें तो ओशन एक बहुत ही वाइड एंटिटी है। अर्थ के ऊपर 70% से ज्यादा ओशन द्वारा ऑक्युपाइड है, वाटर है, और इस वजह से इस सर्कुलेटरी मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में समझा जा सकता है। बट हम अपने एग्जाम के पर्पसेस से, एग्जाम की दृष्टि से हम इसको लिमिट करने की कोशिश करेंगे और इस पीपीटी में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ओशन सर्कुलेशन होता है और वो कैसे अकर करता है। यहां पर देख लीजिए, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, यहां कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं आप इस स्लाइड के ऊपर फोकस करें। देखिए क्या लिखा है, ओशन करंट्स आर मूविंग लूप्स ऑफ वाटर, surface currents are influenced by major wind belts, current redistribute global heat। अब ये तीन बातें लिखी हुई है ओशन करंट्स के बारे में। सबसे पहले तो यहां पर प्रश्न उठता है कि करंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एन ओशन करंट, समुद्री धारा किसे कहते हैं। देखिए, जब हमने सौर ताप के वितरण के बारे में आपको बताया था तो हमने बताया था कि पृथ्वी की सतह के ऊपर सौर ताप का वितरण समान रूप से नहीं होता है। इस वजह से पृथ्वी पर ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर इंसोलेशन या फिर सूर्य की ऊष्मा अधिक पहुंचती है, और ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर सूर्य की ऊष्मा कम पहुंचती है। इन दोनों जोन्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करने का काम विंड्स करती हैं, यानी पवनें करती हैं, और ओशन करंट्स करती हैं, यानी कि समुद्री धाराएं करती हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ओशन करंट्स की, और हमने बताया कि उनका पर्पस क्या होता है कि वे रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं किसको, ग्लोबल हीट को, पृथ्वी के ऊपर ऊष्मा के वितरण को प्रभावित करती हैं, ऊष्मा को समान रूप से वितरित करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर कुछ एक चीजें आपको ओशन करंट्स के बारे में बताई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर मूव करेंगे तो ओशन करंट्स के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार की ओशन करंट्स हो सकती है। दो प्रकार की हमने ओशन करंट्स को आइडेंटिफाई करके रखा है। एक वे करंट्स जो सरफेस के ऊपर चलती है, यानी सतह के ऊपर चलती है, और दूसरी वो जो गहराई में चलती है। जो सतह पर चलने वाली करंट्स हैं उनके ऊपर विंड्स यानी कि पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है। जो हमारी परमानेंट विंड्स हैं जैसे कि वेस्टर्लीज जिन्हें हम पछुआ पवनें कहते हैं, या फिर ट्रेड विंड्स जिन्हें हम व्यापार पवनें कहते हैं, तो उनका प्रभाव देखने को मिलता है। मगर डीप करंट्स पे यह प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हम इसी बात को, करंट्स को आगे समझने के लिए हम ये भी देखते हैं कि ओशन करंट्स की मूवमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हमारे पास कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से हम ओशन करंट्स को मेजर कर सकते हैं। उनमें कई प्रकार के प्रेशर ग्रेडियंट्स मेथड मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें कई प्रकार के फ्लोमीटर्स हैं। एक बहुत ही नायाब किस्म का रोबोटिक प्रोब प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम ओशन करंट को मेजर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप ये देख सकते हैं, ये डॉट्स के रूप में दिख रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर। शायद ये वर्ल्ड मैप आपको विजिबल अगर ना हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये अप्रोक्सीमेट वर्ल्ड मैप है, यहां पर बना रखा है। ये इंडिया वाला पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है यहां पर, और ये एक अप्रोक्सीमेट अफ्रीका है ये। और आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक 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 डॉट्स हैं। ये दरअसल जो चीज है उसे हम आर्गो कहते हैं। आर्गो, ARGO, ये एक प्रकार का रोबोटिक प्रोब डिवाइस है जिसको पूरे के पूरे ओशन सरफेस के ऊपर हम फैला करके बहुत मात्रा में हम लोग करंट के फ्लो को मेजर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बोर्ड के ऊपर फोकस करें और ध्यान दें इसके ऊपर। इसका एक छोटा सा तस्वीर भी आपको दिख रही होगी आर्गो के ऊपर। इसके माध्यम से हम करंट की मूवमेंट को नाप सकते हैं। बहरहाल एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए जरूरी यह है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि कौन कौन से ओशंस में कौन कौन सी प्रकार की करंट्स बहती हैं। उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे, हम ज्यादा ओशन सर्कुलेशन के ऊपर नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सरफेस करंट्स। वे कौन कौन से कारक हैं जो ओशन करंट्स के मोशन को या समुद्री धाराओं के मोशन को इंपैक्ट करते हैं। उन कारकों को हम देख लेते हैं। उन कारक यहां पर लिखे हुए हैं, उनके बारे में जरा दृष्टि कर देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रिक्शनल ड्रैग बिटवीन विंड एंड ओशन। विंड यानी कि पवन जब कभी भी ओशन के सरफेस के ऊपर से बहती है तो वो अपने साथ फ्रिक्शन या फिर घर्षण के कारण एक पर्टिकुलर दिशा में ओशन करंट्स को ड्राइव करती है। ये सरफेस करंट का फिनोमेना है। एक और चीज, अदर फैक्टर्स जो ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स।
महासागरों की महाद्वीपों की जो दिशा होती है, जैसे मैं आपको अगर मैं साउथ अमेरिका की जनरल शेप को अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ से आने वाली करंट इसके जनरल शेप की वजह से इक्वेटोरियल करंट जब कभी भी आती है तो साउथ अमेरिका के एक पार्ट में इधर चली जाती है, एक नीचे चली जाती है। तो इसी प्रकार से यहां से करंट आने वाली एक इस तरफ को चली जाती है। तो ये कॉन्टिनेंट के अपने शेप्स हैं जो करंट की मूवमेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो विंड की डायरेक्शन, साथ साथ कॉन्टिनेंट का शेप, उसके अलावा फ्रिक्शन, कोरियोलिस प्रभाव के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव की वजह से करंट की धारा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो करंट की धाराओं को ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और इसी के कारण करंट्स, अगर आप डायग्राम में देख पाए यहां पर कि जितनी भी धाराएं हैं वे महासागरों में जायर का निर्माण करती हैं। जायर शब्द का मतलब होता है एक सर्कुलर प्रकार का मोशन वाला पाथ जिसमें करंट्स मूव करती रहती है। जैसे आपके सामने मैप में यहां अगर आप देख पाए तो यहां पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दिखाए हैं, इस तरफ अफ्रीका है और इसके बीच में एक सर्कुलर पैटर्न में करंट्स घूम रही हैं। इधर अगर आप देखें तो इधर भी गिनी करंट, ब्राजीलियन करंट, फॉकलैंड करंट मिला करके एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है जो कि कोरियोलिस प्रभाव की वजह से देखने को मिलता है। तो इस पैटर्न के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और हम बेसिकली जो है इन जायर्स को भी स्टडी करेंगे और साथ साथ हर ओशन के करंट, ओशन में चलने वाली करंट्स के बारे में हम आपको जानकारी भी देते रहेंगे। ठीक है, हम इसे मूव करते हैं। अगर आप देखें तो ये करंट्स का एक जनरल मैप है। पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको करंट्स दिख रही हैं, ये धाराएं हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लाइनें नीले कलर की दिखा रखी हैं और कुछ लाइनें लाल कलर की दिखा रखी हैं। ये जो लाल कलर की लाइनें हैं इसके ऊपर अगर आप देखते रहें, रेड कलर की जो लाइंस हैं वो हॉट करंट्स या फिर वार्म करंट्स को इंडिकेट करती है। और यहीं पे अगर आप ब्लू कलर की लाइंस को देखें तो वो जो है कोल्ड करंट्स को इंडिकेट करती हैं। रेड कलर की लाइंस के बारे में आप एक बात देख रहे होंगे कि वे लाइन इक्वेटर से पोल की तरफ को जा रही है, यानी हॉट करंट्स इक्वेटर से पोल की तरफ को जाती हैं और जो कोल्ड करंट्स होती हैं वे पोल से इक्वेटर की तरफ को आती हैं। तभी हीट डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म सही तरीके से चल पाता है, क्योंकि इक्वेटर पर हीट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, पोल्स पर हीट की अवेलेबिलिटी कम है। तो हर ओशन की इंडिविजुअल स्टडी हम करने की कोशिश करेंगे। अटलांटिक ओशन से स्टार्ट करेंगे, पैसिफिक ओशन को देखेंगे, उसके बाद में हम इंडियन ओशन को भी देखेंगे और कैसे कैसे उनके करंट्स उनमें कौन कौन सी बहती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से ओशन करंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये ओशन करंट की हमने डेफिनेशन बताई है आपको। ओशन करंट कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ओशन करंट यानी कि समुद्री धारा। समुद्री धारा क्या है वो हम यूं कह सकते हैं कि समुद्री धारा समुद्र के पानी का एक निश्चित दिशा में एक जोन के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं समुद्री धारा का क्रिएट होना या ओशन करंट का जनरेट होना। ओशन करंट्स दो प्रकार की हो सकती हैं, हम इसे देख लेते हैं, एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट। अगर आप इधर देखें, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, कोल्ड शब्द का मतलब होता है ठंडी धारा और वार्म शब्द का मतलब होता है गर्म धारा। कोल्ड करंट पोल से लेकर इक्वेटर की तरफ को आती है और वार्म करंट या फिर हॉट करंट जिसे हम कहते हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ को जाती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं ये हमने एक प्रश्न आपके सामने मैप दिखाया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि अभी तक के स्लाइड्स को हम कम फोकस कर रहे थे जानबूझ करके, अब हम चाहते हैं, अब हम इस अटलांटिक ओशन जोन को दिखा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि कोई भी करंट कोल्ड या वार्म क्यों होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर देख सकते हैं, अगर आप देखें ये सन की मूवमेंट है, ये जो सूर्य है ये इक्वेटर के आसपास के जोन में ऊष्मा अधिक देता है और उस ऊष्मा को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस वजह से यहां जो करंट जनरेट होती हैं वो वार्म होती हैं और जो पोलर रीजन्स में करंट जनरेट होती हैं वो कोल्ड होती हैं। तो ये देखिए सन की मूवमेंट ऊपर से नीचे तक होती रहती है, इसलिए इस पूरे जोन में आप देख सकते हैं वार्म करंट्स ओरिजिनेट होती रहती हैं और इसी प्रकार से। तो हम अब सिस्टमैटिक तरीके से जब करंट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे, हम यहां स्टडी करने जा रहे हैं करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन, यानी आंध्र महासागर की करंट्स। अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी महासागरीय धाराएं देखने को मिलती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अटलांटिक ओशन में तीन मेजर करंट सिस्टम्स हैं या फिर तीन मेजर करंट्स हैं।
आंध्र महासागर में इन 3 महासागरीय धाराओं के ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। इन्हीं महासागरीय धाराओं के माध्यम से आगे हम देखेंगे कि और इनमें छोटी छोटी धाराओं का क्रिएशन होता है और पूरा मिलाकर के अटलांटिक ओशन का एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। सबसे पहले अटलांटिक ओशन में जो इंपॉर्टेंट करंट है उसे हम कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक करंट, या फिर हम इसे कहेंगे उत्तरी आंध्र महासागरीय धारा। उत्तरी आंध्र महासागरीय धारा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर यहीं पर हम बात करेंगे दक्षिणी अटलांटिक ओशन में दक्षिणी आंध्र महासागरीय धारा यानी कि साउथ अटलांटिक ओशन करंट। और यहीं पे इन्हीं 2 धाराओं के बीच में एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है। ये एक प्रकार की सब सरफेस करंट है, यानी जो सरफेस के नीचे चलती है। काउंटर करंट का मतलब होता है कि इन धाराओं के प्रभाव को विपरीत करने वाली करंट। हम मैप में देख पाएंगे, अगर जब हम आगे मैप दिखाएंगे आपको तो इन करंट्स की एक्चुअल मूवमेंट आपको दिखाएंगे। आगे हम देख लेते हैं नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक करंट को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। अगर हम डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सामने देखिए एक पूरा स्क्रीन खुल के आया है। पहले हम नॉर्थ अटलांटिक करंट को देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या हम इस स्लाइड को पीछे कर सकते हैं? अगर हम इसे पीछे करने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने नजर आएगा कि हमने अटलांटिक और पीछे लेते जा रहे हैं। बस रुक जाइए, अब हम दिखा रहे हैं एक बार फिर आपको। देखिए, अटलांटिक ओशन में 3 मेजर करंट्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यानी उत्तरी आंध्र महासागरीय धारा, दक्षिणी आंध्र महासागरीय धारा एवं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन की और साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स को हमने फर्दर सब डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये डिवीजन के बाद आपके सामने जो बन के आया है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की सबसे प्रोमिनेंट करंट है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक करंट की सबसे प्रोमिनेंट जो सब स्ट्रीम है या फिर सब ब्रांच है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम करंट। और गल्फ स्ट्रीम करंट को आगे हमने ये एरो करके दिखाया हुआ है। उसके भी 3 पार्ट्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरी करंट और फिर वेस्ट ग्रीनलैंड करंट। इनको हम मैप पे दिखाएंगे। इसके अलावा इक्वेटोरियल करंट, आर्कटिक करंट, लैब्राडोर करंट और गिनी करंट, ये सब नॉर्थ अटलांटिक फ्लो का ही पार्ट है। साउथ अटलांटिक में आप देख सकते हैं अंटार्कटिक करंट है, बेनेगुला करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ब्राजील की धारा है, फॉकलैंड की धारा है। इनको हम मैप पे भी दिखाएंगे आपको और देखेंगे कैसे कैसे इन धाराओं का निर्माण होता है। इसको अगर मैं मैप को आगे दिखाऊं तो आपके सामने सबसे पहले तो हम अंटार्कटिक ओशन में चलने वाली धारा को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये आपके सामने उत्तरी अमेरिका है, ये आपके सामने दक्षिणी अमेरिका है। आप इसे मैप से भी मैच करते रहेंगे। ये अफ्रीका है और यहां अंटार्कटिक ओशन में आप देख सकते हैं कि यहां नीचे की तरफ को एक धारा चल रही है। उस धारा को हमने यहां पे नाम दिया है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये धारा, या फिर इस धारा को हम कह सकते हैं कि ये धारा वो धारा है जो चलती है वेस्टर्ली विंड्स के प्रभाव में। ये वेस्टर्ली विंड्स जिन्हें हम पछुआ पवने भी कहते हैं, उनके प्रभाव से ये दक्षिणी अटलांटिक ओशन में पूरे के पूरे एक सर्कल में कोल्ड करंट के रूप में पूरे के पूरे सदर्न ओशन को आगे कवर करती हुई जाती है। तो सबसे पहले तो इस धारा को देख लेते हैं ये। उसके बाद में हम आगे धाराओं को देख रहे हैं और कौन कौन सी धारा है आपके सामने। आगे अगली धारा है जिसका नाम है वेनेजुएला करंट। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, देखिए ये धारा आपको दिख रही है। अगर मैं पीछे लाऊं इसे, आप देख सकते हैं कि यहां पर एक करंट आपको देखने को मिल रही है, वो है वेनेजुएला। यहां पर एक देश है, यही अंटार्कटिक करंट इस तरफ को जाती है और इस तरफ को मूव करने के बाद आपको यहां पर वेनेजुएला करंट देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में हम आप देखें कि ये वेनेजुएला करंट जो है वो अंटार्कटिक ओशन की धारा का ही एक कंटिन्यूएशन है। तो ये कोल्ड करंट का एग्जांपल है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है, तो ये क्या है, एक कोल्ड करंट है। तो आपने पहले देखा अंटार्कटिक ओशन में, अंटार्कटिक ओशन में सबसे पहले आप नीचे की तरफ को देख सकते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। फिर अंटार्कटिक ओशन का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अटलांटिक ओशन या फिर आंध्र महासागर बनाता है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट धारा है जिसे हम वेनेजुएला की धारा कहते हैं। वेनेजुएला एक देश है, पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। उसी के पास अवस्थित होने की वजह से इस धारा को नाम दिया है वेनेजुएला करंट। आगे हम लोग देख सकते हैं यही धारा आगे जाकर के बन जाती है। देखिए ये धारा मूव कर रही है और ये आगे मूव करती हुई जा रही है
ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बन गई है, जो आगे जाकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट ऊपर की तरफ को जाएगा और एक पार्ट नीचे की तरफ को जाएगा। ये इस तरफ से मूव करते हुए एक प्रकार की वार्म करंट है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ को जाकर के प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में इसी करंट को हम आगे देख लेते हैं, आगे इस करंट की मूवमेंट को देख लेते हैं। अगर हम दिखाएं तो आपके सामने यहां पे ब्राजील करंट देखने को मिलेगी। ये जो धारा है साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर को घूम रही है, ब्राजील के पास से इस तरफ को आकर के ये जाकर के मिल जा रही है और एक पूरे जायर का निर्माण कर रही है, पूरे एक सर्कल का निर्माण कर रही है। यानी अंटार्कटिक ओशन अगर आप देखें इधर, अंटार्कटिक ओशन में अंटार्कटिक करंट, वो लेफ्ट हैंड साइड जाकर के बेनेगोला करंट मूव करके साउथ इक्वेटोरियल करंट, और साउथ इक्वेटोरियल करंट मूव करके ब्राजील की तरफ से आ जाती है और ये ब्राजील करंट मिलाकर के पूरा एक सर्कल पूरा करते हैं। इस मैप के ऊपर फोकस करते रहे तो आपको दिखेगा कि साउथ अटलांटिक ओशन का हमने पूरा पार्ट पूरा कर दिया। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सी करंट है जो कोल्ड करंट है और कौन सी करंट है जो वार्म करंट है। बेनेगुएला की धारा ठंडी धारा है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो यहां पर दिख रही है नीले कलर में आपको, वो भी एक ठंडी धारा है, वो भी नीचे की तरफ को है। और आप देख सकते हैं कि ब्राजील की धारा वो एक गर्म धारा है क्योंकि ऊपर से नीचे को आ रही है। अगर मैं यहां पे दिखा दूं, द सेकंड पार्ट ऑफ द साउथ इक्वेटोरियल करंट फ्लोज टुवर्ड्स साउथ, दिस इज कॉल्ड द ब्राजील करंट। और इसके बारे में हम ये जैसे जैसे नीचे जाती है ये कोल्ड होती जाती है और फिर ये अंटार्कटिक ओशन का पार्ट बनकर के वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की तरह ये मूव करती है। आगे हम इन्हीं करंट्स के पैटर्न को देख रहे हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर एक करंट हम आपको और दिखाना चाहते हैं, वो है फाकलैंड करंट। यहीं पर अंटार्कटिक ओशन से बिल्कुल यहां पर फाकलैंड द्वीप समूह है, दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल इस आप देख सकते हैं कि दक्षिणी तट से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ को, साउथ ईस्ट की तरफ को आपको देखने को मिलेगी फाकलैंड धारा, FALKLAND, फाकलैंड धारा। और ये फाकलैंड आइलैंड्स की वजह से, ये फाकलैंड आइलैंड्स जो है ये विवादित द्वीप समूह है। अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इनको लेकर के विवाद चलता रहता है और ये फाकलैंड द्वीप समूह है, यहीं के पास से एक ठंडी धारा निकलती है, इसको हमने देख लिया। और ये ब्राजील के लेफ्ट हैंड साइड से होती है, ब्राजील और फाकलैंड करंट बहुत पास से गुजरती है। तो ये हमने साउथ अटलांटिक ओशन का हमने पूरा पार्ट देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन की। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जो सबसे प्रोमिनेंट करंट है वो है गल्फ स्ट्रीम। अगर आप इस धारा को देखिए, ये धारा यहां पे जा रही है, यहां पे जा रही है, गल्फ ऑफ मेक्सिको से मूव करती हुई इस डायरेक्शन में जा रही है। इस करंट को हम लोग गल्फ स्ट्रीम करंट कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम इसे क्यों नाम दिया गया है? देखिए, करंट और स्ट्रीम के बीच में एक बेसिक अंतर ये होता है कि करंट जो है वो नैरोअर जोन में चलती है, जबकि स्ट्रीम ब्रॉडर जोन में चलती है। और ये जो गल्फ स्ट्रीम करंट है ये एक प्रकार से हीट ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट और जाकर के यूरोप का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो गल्फ स्ट्रीम की वजह से अपनी हीट को प्राप्त करता है। यूरोप में बहुत सारे बंदरगाह, बहुत सारे प्रोमिनेंट शिपिंग पोर्ट्स बेकार हो जाते, फ्रोजन रहते वो पूरे साल भर अगर गल्फ स्ट्रीम धारा ना होती। इसी गल्फ स्ट्रीम धारा की वजह से यूरोप को हीट मिलती रहती है, अतः इसी वजह से गल्फ स्ट्रीम धारा को हम लोग वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी कहते हैं, यानी यूरोप की गर्म चादर। आप यहीं पर अगर आप फोकस करते रहें तो आप देखेंगे इस डायग्राम में, आप देखेंगे यहां पर देखिए लिखा हुआ है फ्लोरिडा और क्यूबा से पास होती हुई जा रही है और इसीलिए इसको यहां पर नाम दिया गया है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, यहीं पर गल्फ स्ट्रीम को जनरेट करने की एक और बात मैं बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मिसिसिपी नदी का पानी आकर के यहां गिर रहा है। इसी मिसिसिपी नदी बड़ी प्रोमिनेंट नदी है, मिसिसिपी नदी का पानी यहां पर गिर रहा है, वहीं पे गल्फ स्ट्रीम जनरेट होती है। गल्फ स्ट्रीम करंट आगे जाती है और कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, आगे जाकर के ये कई पार्ट्स में डिवाइड होगी। हम नॉर्थ अटलांटिक के फ्लो को अगर देख सकते हैं, आगे हम देखें, अगर ये गल्फ स्ट्रीम देखिए आगे जाके डिवाइड हो रही है, एक पार्ट उधर जाके चला गया है। इस करंट को, ये जो ब्लू वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, इसे नाम दिया गया है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अगर आप डायग्राम को ही फोकस करते रहे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है? ये करंट, और देखिए अभी हमने देखी कि ओशन करंट को कई नाम दे रहे हैं, कहीं पर हम उसे करंट कह रहे हैं, कहीं पे हम उसे स्ट्रीम कह रहे हैं और कहीं पर हम उसे ड्रिफ्ट कह रहे हैं। अंतर क्या है? देखिए, करंट क्या है? एक फास्ट मूविंग जोन ऑफ वाटर है जो कि काफी सकरे या पतले या नैरो जोन में बहती है। स्ट्रीम कंपैरेटिवली वाइडर है और ड्रिफ्ट स्लो मूविंग करंट है। वो करंट नहीं, ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे चलती है।
तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल करंट इस तरफ को जाती है और इस तरफ को जा करके गल्फ स्ट्रीम में बनती है और गल्फ स्ट्रीम आगे जाकर के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऊपर की तरफ को चली जाती है। ठीक, और उसके बाद में आप देख सकते हैं इसी का एक पार्ट और है कैनरी करंट, हम यहीं पे आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए इस करंट का एक पार्ट इस तरफ को घूम गया है, यहीं पर कैनरी आइलैंड एक जगह है, उसी के नाम पर कैनरी करंट इसको नाम दिया गया है। कैनरी करंट एक प्रकार की कोल्ड करंट है क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ को आती हुई जो करंट होती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो डायग्राम में रेड कलर की जो चीजें दिख रही हैं वो हॉट करंट को डिनोट कर रही हैं और ब्लू कलर में है वो कोल्ड पार्ट को डिनोट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैनरी की धारा ऊपर से नीचे की तरफ को जब आती है वो एक प्रकार की आप देख सकते हैं कि ठंडी धारा है, कैनरी करंट है जो गल्फ स्ट्रीम के मुड़ने की वजह से बढ़ रही है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक पार्ट है और उसका दूसरा पार्ट कैनरी करंट है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी कैनरी करंट के अलावा एक करंट अभी आपको और मिलेगी। इस गल्फ स्ट्रीम का जो तीसरा पार्ट है वो जाकर के ग्रीनलैंड के वेस्ट में चला जाता है और वहां पर निर्माण करता है वेस्ट ग्रीनलैंड करंट का। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एक पार्ट है जिसे हम लोग कहेंगे कैनरी करंट इस तरफ को मूव करने वाली, और एक करंट है जो इस तरफ को चली गई जिसे नाम दिया गया है वेस्ट ग्रीनलैंड करंट। और ये पूरा का पूरा सिस्टम मिला करके और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के करंट वाले पार्ट को पूरा कर देता है, यानी अटलांटिक ओशन का जायर कंप्लीट कर देता है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ जाएगी यहीं पर, आप हम दिखाएंगे इक्वेटर से थोड़ा दूर हो गई है इस डायग्राम में। ये एक्चुअल अगर हम देखते हैं डायग्राम में, ये जो करंट है ये मूव करती हुई इधर से आती है और ये इधर आकर के ये कंबाइन होकर के बन जाती नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो ये पूरा सिस्टम पूरा हो जाता है। आप अटलांटिक ओशन के पार्ट को देखिए, इधर से आती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वो आगे जाके मुड़ जाती है, बन जाती है बेनेगुला करंट, और फिर साउथ इक्वेटोरियल करंट वो इधर से घूम करके बन जाती है ब्राजील करंट। यहां पर साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में फॉकलैंड करंट देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न पार्ट में सबसे प्रोमिनेंट करंट है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम आगे जाकर के तीन पार्ट में बढ़ जाती है। गल्फ स्ट्रीम को हम लोग वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। उसके बाद में उसका एक पार्ट है जो कैनरी करंट के रूप में नीचे आ जाता है अफ्रीका के पास, एक पार्ट है जो वेस्ट ग्रीनलैंड करंट के रूप में जाता है, और आप एक पार्ट देख सकते हैं जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में जाता है, और बाकी पार्ट इस तरफ को घूम करके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के रूप में आ जाता है। तो ये अटलांटिक ओशन का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है जिसको हमने समझने का प्रयास किया। अब यहीं पर हम आर्कटिक ओशन के बारे में भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आर्कटिक ओशन में दो तीन फ्लो देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहीं पर आपको एक करंट देखने को मिल रही है, वो है लैब्राडोर करंट। इधर से लैब्राडोर पेनिनसुला के पास आ रही है। लैब्राडोर नाम का एक इलाका है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में, वहां पर लैब्राडोर प्लेटू के पास से लैब्राडोर करंट है। ये एक प्रकार की ठंडी धारा है। जब लैब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा आपस में मिलती है, लैब्राडोर ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, दोनों धाराएं मिलती हैं तो गर्म और ठंडे के प्रभाव की वजह से डेंस फॉग जनरेट होता है। फॉग यानी कि कुहासा या फिर मिस्ट, और फॉग जब कभी भी जनरेट होता है तो वहां पर प्लैंकटन ग्रोथ के लिए कंडीशंस बहुत उपयुक्त हो जाती हैं, और प्लैंकटन के ग्रोथ की वजह से वहां पर मछलियां बहुत आकर्षित होती हैं। इस वजह से बहुत बढ़िया फिशिंग बैंक्स यहां पर बनते हैं। बहुत विश्व के फेमस फिशिंग बैंक्स हैं जो इस जगह पर निर्मित होते हैं और यहीं पे बनते हैं। तो लैब्राडोर करंट को हम लोगों ने देख लिया, और लैब्राडोर के साथ ही हम लोग आगे देख लेते हैं। एक करंट और बचती थी जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, वो थी इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट का मतलब होता है इक्वेटर की करंट जो इस तरफ लगातार आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल करंट लगातार वाटर की पाइलिंग कर रही है, उसके ठीक काउंटर में एक नीचे सरफेस पे करंट चलती है जो साउथ अमेरिका से अफ्रीका की तरफ को मूव कर रही है, उसे हम इक्वेटोरियल काउंटर करंट का दर्जा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अटलांटिक के पूरे सिस्टम को हम लोग इस प्रकार समझने की कोशिश कर रहे थे। कैनरी करंट के बारे में एक बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले तो इस स्लाइड के ऊपर यहां पर अगर आपको एक शब्द दिख रहा हो, गिनी करंट, GUNIEA, इसे गिनिया नहीं गिनी पढ़ेंगे, यहां पर भी देखिए लिख रखा है गिनी करंट। दरअसल कैनरी करंट जब इधर से मूव करती है, आपके सामने डायग्राम में इधर कैनरी करंट दिख रही है और इक्वेटोरियल काउंटर करंट दोनों आपस में मिलती हैं तो निर्माण करती हैं ये गिनी करंट का, जो गल्फ ऑफ गिनी की तरफ जाती है। इस तरफ गल्फ ऑफ गिनी है, गिनी नाम का एक देश है जो पश्चिम अफ्रीका के पास आपको देखने को मिलेगा, वो गल्फ ऑफ गिनी में जाकर के गिनी करंट का निर्माण होता है।
अगर मैं आपको दिखाऊं ये लाल लाइन जो अब यहां पर आ गई है, इस स्थान पर अगर मैं आपको पॉइंट करना चाहूं, पॉइंट आउट करूं, तो ये गिनी धारा है, यहां से गिनी धारा का निर्माण हो रहा है। तो ये गिनी धारा पूरी जब हो जाती है तो इसके साथ ही अटलांटिक ओशन का जो मेजर करंट्स उनको हम देख चुके हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें, अंटार्कटिक ओशन से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलती है, वो आगे जाके लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाती है ऊपर की तरफ को, वेनेजुएला करंट का निर्माण करती है, वो इस तरफ को घूम जाती है वेस्टवर्ड और साउथ इक्वेटोरियल करंट का निर्माण करती है। साउथ अमेरिका के शेप के कारण ये दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, नॉर्दर्न पार्ट चला जाता है गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ को और सदर्न पार्ट चला जाता है ब्राजील की तरफ को। ब्राजील की धारा ये कन्वर्ट होकर के दोबारा मुड़ करके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है। वहीं पर नॉर्थ में जाकर के गल्फ स्ट्रीम का निर्माण होता है। गल्फ स्ट्रीम आगे जाकर के तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक है कैनरी करंट नीचे की तरफ को, एक है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो चली जाती है आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरफ को, और एक है वेस्ट ग्रीनलैंड करंट जो ग्रीनलैंड की तरफ को जा रही है, पश्चिमी ग्रीनलैंड करंट। साथ साथ यहीं पर आप देख सकते हैं कि निर्माण हो रहा है गिनी करंट का, जो कि कैनरी करंट और इक्वेटोरियल काउंटर करंट के निर्माण के मिलने से बन रही है। यहीं पर एक धारा और देखने को मिल रही है जिसका नाम है लैब्राडोर करंट, जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी लैब्राडोर प्लेटो के आसपास नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में। तो इस प्रकार से अटलांटिक ओशन का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपके सामने है। हम अब अटलांटिक ओशन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ एक बातें और देखते हैं, वो है अटलांटिक ओशन के सर्कुलेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस। अटलांटिक ओशन का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसका संचार तंत्र है, उसका महत्व क्या है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इट प्रोवाइड्स ओशन रूट बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच का जो ओशन रूट है वो इस अटलांटिक ओशन के सर्कुलेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। आप इस एरो को देख सकते हैं, यहां पर एरो जो लगी हुई है इस तरफ को, ये एक मेजर ट्रेड रूट है। ये पूरा सिस्टम अटलांटिक ओशन में इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट्स का है कि ये ट्रेड रूट की तरह फंक्शन करते हैं, शिप्स की आवाजाही में मदद करते हैं। उसके बाद में इसी सिस्टम को हम एक और चीज दिखाते हैं, इट इज द ओशन रूट बिटवीन वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। आप देख सकते हैं कि दूसरा रूट, आप अगर मैं आपको यहीं पर रूट दिखाऊं तो एक रूट आपके सामने ये था नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, और दूसरा रूट जो यहां पर देखेंगे वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में। तो ये दो प्रोमिनेंट ट्रेड रूट्स हैं जो इस क्या नाम है सिस्टम की वजह से है। और इसी गल्फ स्ट्रीम की वजह से ही यूरोप के बहुत सारे बंदरगाह सर्दियों के मौसम में भी ऑपरेशनल रहते हैं। अगर गल्फ स्ट्रीम ना हो तो फिर बहुत सारे बंदरगाह जम जाएंगे, वहां पर शिप्स की आवाजाही संभव नहीं हो पाएगी। इसी वजह से गल्फ स्ट्रीम को हम लोग वार्म ब्लैंकेट ऑफ द यूरोप भी कहते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये अगल बगल के एनवायरमेंट के ऊपर बहुत इंपैक्ट करती है करंट्स। जैसा कि हमने गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताया कि गल्फ स्ट्रीम जाकर के यूरोप के ऊपर इंपैक्ट करती है, उसको गर्मी देती है, और लैब्राडोर करंट जो इस तरफ से आती है वो जब कंबाइन होती है गल्फ स्ट्रीम के साथ तो यहां पर फिशिंग ग्राउंड्स का निर्माण करती है, क्योंकि कोल्ड करंट और वार्म करंट के मिलने से डेंस फॉग क्रिएट होता है, और फॉग जहां पर होता है वहां पे प्लैंकटन ग्रोथ होती है, और जहां पर प्लैंकटन्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर फिश अवेलेबल होती है। इस वजह से यहां पर बहुत बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य बैंक जिसे हम लोग कहेंगे, उनका निर्माण होता है। ठीक है, और तो ये हम देख रहे हैं कि अटलांटिक ओशन की इंपॉर्टेंस है और ये करंट्स क्या क्या रोल प्ले करती हैं। अब हम गल्फ स्ट्रीम के बारे में एक बात बता रहे थे कि गल्फ स्ट्रीम को एक बार फिर हम आपको सामने दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे डायग्राम के रूप में हमने नाम लिया था, ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और यहां से जाकर के ये वार्म वाटर के कोल्ड करंट बना करके ये पूरा का पूरा वार्म वाटर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये वार्म कोर रिंग्स का निर्माण करती है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी का प्रभाव गल्फ स्ट्रीम अगर देखा जाए इक्वेटोरियल एरिया से पोलर जोन्स तक ले जाने के लिए हीट का सबसे बड़ा मैकेनिज्म। इतनी ज्यादा हीट अगर गल्फ स्ट्रीम नहीं होगी तो पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ सीजन्स ही एक प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा हीट को ट्रांसफर करना आसान नहीं है विंड्स के माध्यम से। ओशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीट ट्रांसफर के। ठीक है, तो ये गल्फ स्ट्रीम के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब हम आ जाते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक करंट का जो क्लाइमेटिक इफेक्ट है उसको हमने आपको जो अभी हम बता रहे थे उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है
कि कैसे कैसे वो क्लाइमेट को इंपैक्ट करती हैं। गल्फ स्ट्रीम कैसे गर्म कर देती है, लैब्राडोर कैसे क्लाइमेट को ठंडा कर देती है, इसी प्रकार से कैनरी करंट नॉर्थ अफ्रीका के कोस्ट को ठंडा करके रखती है, और फॉकलैंड करंट साउथ अमेरिका के साउथ ईस्टर्न कोस्ट को ठंडा करके रखती है। तो करंट्स का इंपैक्ट अगल बगल के सराउंडिंग क्षेत्र के क्लाइमेट के ऊपर होता है। जहां जहां पर कोल्ड करंट देखने को मिलेगी वहां वहां आपको डेजर्ट लाइक कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में आपको कोल्ड करंट्स की मौजूदगी की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा देखने को मिलता है। सहारा मरुस्थल पश्चिमी अफ्रीका में कोल्ड करंट्स की मौजूदगी की वजह से आपको देखने को मिलेगा। आइए इंडियन ओशन सर्कुलेशन को हम देखते हैं। देखिए, अब तक हमने बात कर रखी थी आंध्र महासागर यानी कि अटलांटिक ओशन के सर्कुलेशन सिस्टम की। हमने उसमें देखा कि कैसे नॉर्थ अटलांटिक करंट है, साउथ अटलांटिक करंट है और इक्वेटोरियल काउंटर करंट है। फिर हमने ये भी देखा कि नॉर्थ अटलांटिक करंट के कई पार्ट्स हैं, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम आगे जाकर के कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उनमें एक कैनरी करंट है, एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और एक वेस्ट ग्रीनलैंड करंट है। वहीं पर हमने लैब्राडोर करंट देखा, हमने गिनी करंट को देखा, हमने ब्राजील की करंट को देखा, हमने फॉकलैंड करंट को देखा और हम इस प्रकार से सारी करंट्स को देख रहे थे। अब हम आ रहे हैं इंडियन ओशन के सर्कुलेशन के ऊपर। देखिए, हिंद महासागर के ऊपर सर्कुलेशन का जो सबसे प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है वो है मॉनसून। अगर हम हिंद महासागर में प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन को देखें तो 6 महीने एक दिशा में विंड बहती है यानी फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, और 6 महीने एक दिशा में विंड बहती है यानी फ्रॉम द लैंड टू सी। इसे हम मॉनसून सर्कुलेशन कहते हैं, जिसे हम साउथ वेस्ट मॉनसून या फिर समर मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर विंटर मॉनसून के नाम से जानते हैं। मॉनसून को हम पढ़ा भी चुके हैं, हम चाहेंगे कि जब आप इंडियन ज्योग्राफी की क्लास देखें तो वहां पर मॉनसून को भी आप देखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, कुछ बातें जो है पर लिखी हुई हैं। मॉनसून को परिभाषित किया जाता है कि वो एक प्रकार का सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन है, यानी इंडियन ओशन के नॉर्दर्न पार्ट्स में सीजन के हिसाब से विंड्स की डायरेक्शन में रिवर्स देखने को मिलता है, यानी एक प्रकार का चेंज ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे हम मॉनसून कहते हैं। अगर इंडियन ओशन की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो एक बड़ी बेसिक बात है लैंड और वाटर की डिफरेंशियल हीट कैपेसिटी। लैंड एज कंपेयर टू वाटर जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। अतः लैंड एरिया के ऊपर ज्यादा गर्मी होने की वजह से लैंड हीटअप ज्यादा होती है और वहां पर एक लो प्रेशर सेंटर का निर्माण होता है। इस लो प्रेशर सेंटर को भरने के लिए हर तरफ से हवा आती है और यही मानसून विंड्स कहलाती हैं, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आने की वजह से साउथ वेस्ट मानसून कहलाते हैं। इसी प्रकार से सर्दियों के सीजन में, विंटर्स में लैंड के ऊपर एक हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है, जिससे हवाएं जब बाहर की तरफ को निकलती हैं तो उसे हम दूसरे किस्म का मानसून यानी विंटर मानसून कहते हैं। तो ये दोनों मानसून सर्कुलेशन है जो विंटर में और समर में चलते हैं और ये इंडियन ओशन के सर्कुलेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अगर मैं आपको इंडियन ओशन के सर्कुलेशन को दिखाने का प्रयास करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां लाल रंग में जो धाराएं हैं वो वार्म करंट है और ब्लू कलर की जो धाराएं हैं वो कोल्ड करंट्स हैं। हम यहां पर आपको अगर दिखाने का प्रयास करें कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जब कभी भी साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये मानसून की हवाएं इस तरफ को जाती हैं और उसके प्रभाव की वजह से मानसून ड्रिफ्ट नाम से एक करंट चलती है, आप देख सकते हैं यहां पर। और वहीं पे जब मानसून विंटर में आ रहा होता है तो ये हवाएं, आप इस हरी लाइन को देख सकते हैं जो कि इस हवा को दिखा रही है, ये मानसून जा रहा है भारत के ऊपर और इसी मानसून के साथ एक धारा इंडियन ओशन में चल रही है, इसको मानसून ड्रिफ्ट नाम दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इधर से विंटर मानसून लौट रहा है, लौटता हुआ मानसून है, इसकी वजह से धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ये भी मानसून ड्रिफ्ट है। तो इंडियन ओशन में जो सबसे प्रोमिनेंट करंट है उसका नाम है मानसून ड्रिफ्ट, जिसकी डायरेक्शन सीधे सीधे डिपेंड करती है मानसून की आवाजाही के ऊपर। साउथ वेस्ट मानसून के आने की वजह से मानसून ड्रिफ्ट की दिशा एक डायरेक्शन में होती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ वो डायरेक्शन बदल जाती है। आगे इसी के ऊपर अगर आप फोकस करते रहें, मैं चाह रहा हूं आप देख पाएंगे, हम यहीं पे इंडियन ओशन की करंट्स को अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर धारा देखने को मिल रही है, यहां से इंडियन ओशन की करंट है, ये इक्वेटर का जोन है, यहीं से आपको एक इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलती है जो इस तरफ को जा रही है और यहीं पर भी आपको इक्वेटर के पास से एक और इक्वेटर के आसपास करंट देखने को मिल रही है।
यहां पर आइलैंड ऑफ मेडागास्कर है, मेडागास्कर के आइलैंड के पास से एक बड़ी प्रोमिनेंट करंट इस तरफ को आती है, उसका नाम है अगुलास की धारा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए अगुलास की धारा, बस यही पूछा जाएगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं। इंडियन ओशन में जो सबसे प्रोमिनेंट करंट है उनमें से एक है अगुलास की धारा और एक है आप देख सकते हैं मॉनसून ड्रिफ्ट। ये दो बड़ी प्रोमिनेंट करंट्स हैं जिनके बारे में आपको इंडियन ओशन में जानना है। इंडियन ओशन का सर्कुलेशन सिस्टम है जो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कोई प्रोमिनेंट करंट आपको इंडियन ओशन में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक। और इन करंट्स की धाराओं की प्रभाव की वजह से सीधे के सीधे पूरे के पूरे अफ्रीका के पार्ट पे और इंडिया के पार्ट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है और क्लाइमेट के ऊपर बहुत चेंजेस देखने को मिलती है। तो बस आपकी एसएससी एग्जामिनेशन की दृष्टि से दो ही सवाल महत्वपूर्ण है कि इंडियन ओशन में कौन सी दो धाराएं महत्वपूर्ण है, एक है अगुलास और एक है अगुलास करंट और एक है जिसका नाम है मॉनसून ड्रिफ्ट। बाकी जो धाराएं हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन करंट या फिर लुइन करंट, ये सवाल आपसे कम पूछे जाएंगे। अब हम आ रहे हैं पैसिफिक ओशन सर्कुलेशन के ऊपर। पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी धाराएं देखने को मिलती है जिनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर नाम दिया गया है, पहली धारा है क्यूरोशियो की करंट। क्यूरोशियो, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि क्यूरोशियो धारा कौन से ओशन में देखने को मिलती है, तो आपको पहले तो यही याद रखना चाहिए। आप जिस लेवल के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं एसएससी में, उसमें बस धारा के मैकेनिज्म से ज्यादा धारा का नाम जरूरी है। जैसे आप नाम याद रखें, लैब्राडोर कहां है, अटलांटिक में, क्यूरोशियो कहां है, पैसिफिक में, अगुलास कहां है, इंडियन ओशन में, बेनेगुला कहां है, अटलांटिक में। तो सबकी पोजीशन अगर मैप से आप याद कर लें तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहीं पे दूसरी धारा है नॉर्थ पैसिफिक करंट, तीसरी धारा है कैलिफोर्निया करंट, चौथी धारा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और अलास्का करंट। तो ये हमने प्रोमिनेंट करंट्स देखी थी। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं और करंट्स हैं, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट है, पेरू की धारा है और इक्वेटोरियल काउंटर करंट तो सब में चलती है, वो सभी धाराओं में एक कॉमन धारा है। तो यहां पर पेरू की धारा याद करने वाली है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जो आपके लिए याद करने वाली है, क्यूरोशियो करंट है जो याद करने वाली है। ये पैसिफिक ओशन की प्रोमिनेंट करंट्स है जिनको आपको याद रखना है। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं, यहां पर इस डायग्राम में करंट्स की पोजीशन को अगर हम दिखाएंगे यहां पर, तो यहां पर क्यूरोशियो की धारा आपको देखने को मिलेगी। यहां पर ये नीले कलर की धारा है, वो धारा है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इंपॉर्टेंट है जो गर्म धारा है, और क्यूरोशियो की करंट इंपॉर्टेंट है जो कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक धारा देखने को मिल रही है, वो दोनों धाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करने जा रहे हैं एक और चीज जिसका नाम है वॉकर सर्कुलेशन। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करें तो आप पाएंगे यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है, वो है वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ, देखिए ये जो नाम है वॉकर, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर जॉर्ज वॉकर के नाम पर इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया गया था। दरअसल पैसिफिक ओशन में एक साइकिल चलता रहता है जिसके बारे में हमने मॉनसून में ज्यादा बेहतर आपको बताया है। जो मॉनसून वाला चैप्टर है उसमें हमने आपको बताया है कि पैसिफिक ओशन के अंदर सदर्न ऑसिलेशन का एक साइकिल चलता रहता है। साउथ अमेरिका के पास पेरू करंट की वजह से, कोल्ड करंट की वजह से हाई प्रेशर सेल निर्मित होता है, वहां से विंड्स एसेंड करती हैं और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के पास आकर के गिरती हैं। ये पूरा एक वॉकर साइकिल का निर्माण किया जाता है। इसको अगर मैं डायग्राम के माध्यम से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका के पास ताहिती में हाई प्रेशर जब होगा तो उसके ठीक विरोध में डार्विन के पास लो प्रेशर देखने को मिलेगा और विंड यहां से राइज करेंगे और डार्विन के पास मूव करेंगे। ये नॉर्मल वॉकर साइकिल है। जब ये वॉकर साइकिल उल्टा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ताहिती के पास क्रिएट होगा एक लो प्रेशर जोन। यहां पर जो हाई प्रेशर लिखा हुआ है इसको मैं लो प्रेशर लिख देता हूं। यहां पे हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए था, लो प्रेशर होना चाहिए था। लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा और ये पूरे के पूरे वॉकर साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से मॉनसून की उत्पत्ति में बहुत ज्यादा बाधा आती है। यहां पर लो प्रेशर होना चाहिए था और ये वॉकर साइकिल जो डिस्टर्ब हो जाता है ये तब होता है जब एक घटना घटती है जिसको हम लोग कहते हैं एल नीनो। ये नाम आपसे एग्जामिनेशन में कभी पूछा जा सकता है। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक प्रकार की गर्म धारा है। एल नीनो को नाम एल नीनो क्यों दिया गया है? क्योंकि ये 25 दिसंबर के आसपास इसका क्रिएशन होता है पेरू के तट के ऊपर। ये गर्म धारा है और ये पूरे के पूरे वॉकर सर्कुलेशन या वॉकर साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। तो ये हमने देख लिया कि पैसिफिक ओशन का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके बारे में हमने बताया कि कैसे वो एल नीनो आता है। इसको हम यूं भी दिखा सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहां पर इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका, ये दो जोन्स हैं और यहां पर वॉकर सर्कुलेशन कैसे डिसरप्ट हो जाता है। एल नीनो का ठीक ऑपोजिट है ला नीना। जब वॉकर सर्कुलेशन मजबूत हो जाता है, ला नीना एक प्रकार की ठंडी धारा है। तो आपसे सवाल बस ये पूछा जाएगा, इतना लंबा वॉकर सर्कुलेशन में नहीं जाएंगे। गर्म धारा कौन सी है? एल नीनो। ठंडी धारा कौन सी है? ला नीना। ये दोनों धाराएं हैं जो पैसिफिक ओशन के मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं और इनकी वजह से सदर्न ऑसिलेशन होता है। आगे हमने कुछ चीजों को डायग्राम के माध्यम से दिखाया है जो यहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन आपसे सदर्न ऑसिलेशन पे इतने ज्यादा सवाल आते नहीं है, तो हम सलाह देंगे इसको, इस वाले पार्ट को हम रिप्रेजेंट ना ही करें। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल एग्जामिनेशन है। वो बहुत ज्यादा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो थ्योरेटिकली बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपके सामने जितनी जानकारी देनी थी इस लेक्चर के माध्यम से हमने आपको दे दी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट करंट्स थी वो हमने बता दी आपको। नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैसिफिक की है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें भी क्यूरोशियो और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है जिनके नाम देखने हैं। इंडियन ओशन में जो इंपॉर्टेंट करंट है जो एग्जाम के जरिए है वो है अगुलास और मॉनसून ड्रिफ्ट। तो हम ये सलाह देंगे कि इस चैप्टर के साथ साथ अपनी किताब को भी देखें और करंट्स की प्रकृति के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें और साथ साथ एटलस का भी प्रयोग करें। एक बात जो हमेशा हम हर अपने लेक्चर के अंत में कहते हैं कि अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा मेंटेन रखें। आप क्यूरियस रहेंगे तो सीखते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहिए और कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लेक्चर में इतना ही और फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलाकर